दोस्तों स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नवंबर प्रथम सप्ताह से टॉप 40 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखो फ्रेंड्स, हर सोमवार को आपको करंट अफेयर साप्ताहिक की उपलब्ध होगी, तो इसके लिए आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डेली करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग चैनल है, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको नवंबर प्रथम जो सप्ताह है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनका रिवीजन एक साथ करवा रहा हूँ। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया। 7 राज्यों जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी का स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो 1 नवंबर से ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया, ये भी सही है। 5 नवंबर को क्या मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, यानी कि जो भी विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना लक्ष्मी भंडार को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया? लक्ष्मी भंडार योजना। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, यह योजना पश्चिम बंगाल की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और इसमें क्या होगा कि इसमें 1000 रुपये SC/ST जो हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपये मंथली सपोर्ट, और जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये का मंथली सपोर्ट दिया जाता है। लक्ष्मी भंडार योजना, इसको स्कॉच अवार्ड भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखो फ्रेंड्स, ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लुइज इनासियो लूला डे सिल्वा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? जायर बोल्सोनारो। तो जायर बोल्सोनारो को हराकर लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स देखो, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को जीत लिया किसने? स्पेन ने जीता है। और स्पेन ने किसको हराया था? कोलंबिया को। यानी कि विजेता बना है यहाँ पर स्पेन और उप विजेता कौन बना है? तो कोलंबिया बना है। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और मेज़बानी की गई है किसके द्वारा? तो मेज़बान देश था भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 का तीसरा संस्करण किस देश ने जीत लिया है? तो जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये सारे चेहरे कौन हैं? ये हम हैं, यानी कि हम भारतीय। तो सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 का तीसरी बार जीता है भारत टीम ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये याद रखना। और किसको हराया था? तो हमने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसमें उप विजेता है, भारत विजेता बना है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आयोजन किया गया था कहाँ पर? मलेशिया में। ये याद रखना आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को कब भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा गया? तो यूजीसी के द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा गया है, यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के द्वारा। ये हैं एम जगदीश कुमार, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं वो कहाँ से होती हैं? अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सभी प्रश्नों की आप डिटेल में व्याख्या चाहते हैं तो इसके लिए आप डेली करंट अफेयर जरूर देखा करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज का करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया गया है। तो अमेरिका, अब देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो जानकारी मिली है वो UNEP की रिपोर्ट में सामने आई है। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था इमिशन गैप रिपोर्ट 2022। ठीक है। तो उसी में पता चला है कि अमेरिका प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया स्पेस कांग्रेस यानी कि ISC 2022 का मेजबान कौन सा शहर रहा? तो इंडिया स्पेस कांग्रेस इसका मेजबान रहा कौन सा शहर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक। और कहाँ पर? तो नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। थीम भी लगाई गई थी। थीम क्या थी? लिवर्जनिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। ये है ISC 2022 की थीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस पहल के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौता किया है? फीफा आप जानते ही हैं, FIFA, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ समझौता किया गया है। किसके लिए? फुटबॉल फॉर स्कूल के लिए। अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC ये महाराष्ट्र का पहला होगा जो कि स्थापित हुआ कहाँ पर? पुणे में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अभयारण्य देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ? देखो फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर हुआ था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रूप में, लेकिन गुरु घासीदास जो वन अभयारण्य है ये छत्तीसगढ़ में था। तो ये नॉमिनेट हुआ, लेकिन डिक्लेरेशन किसको मिला है? ये मिल गया है रानीपुर अभयारण्य को। ये यूपी में स्थित है। अच्छा, यूपी में अब रानीपुर चौथा टाइगर रिजर्व बन रहा है। तो इसके पीछे कुछ वजह भी है, इसके बारे में हम अलग वीडियो में करेंगे डिस्कस। फिलहाल आपको बता दें कि अब यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला तो आपको पता ही है दुधवा है, दूसरा है अमनगढ़, तीसरा था पीलीभीत, अब चौथा हो गया है रानीपुर अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के स्टील मैन का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है और इसको नाम दिया गया है योट्टा D1। ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन रूपी ई-रूपी कब लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स देखो, जो डिजिटल रूपी लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा वो 1 नवंबर को जारी किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर 2-3 बातें याद रखना कि अभी ये जो ई-रूपी उपलब्ध है वो सिर्फ होलसेल बिजनेस के लिए उपलब्ध है। दूसरी बात, 9 बैंक ऐसी हैं जो इस ई-रूपी का अभी लेन देन कर रही हैं। तो इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया था, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो डिजिटल रूपी जो है, जैसे कि बिटकॉइन होता है उसी प्रकार की एक डिजिटल मुद्रा होगी जो कि ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करेगी। तो अब इससे जो है क्या होगा कि एक नए तरीके का बिजनेस जो है भारत में स्टार्ट हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने मैक्सिकल F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? मैक्सिकल F1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टेपन। अब बात हो रही है यहाँ पर मैक्स वर्स्टेपन की, तो 3 बिंदु याद रखना। पहला बिंदु, लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर बने थे मैक्स वर्स्टेपन, और लोरियस स्पोर्ट वुमन 2022 बनी थी एलन थॉम्सन हैरा जो कि जमैका की स्प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक अपना अलग स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो जहां पर वो मैंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल लेकर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया कैम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो फ्रेंड्स, इंडिया कैम 2022 का आयोजन किया गया 2-3 नवंबर को प्रगति मैदान नई दिल्ली में, जिसकी थीम रही थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट है। रंजनगांव, जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC स्थापित किया गया है, किस राज्य में है? तो दोस्तों, रंजनगांव स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करेगा? तो नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं।
तो ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उसी में घाना भी शामिल है, जो कि नवंबर 2022 में यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीएआर एसबीआई की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? अब एसबीआई का मतलब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मत समझना। देखो, आईसीएआर एसबीआई की पहली महिला निदेशक बनी है, कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमप्रभा। तो ये याद रखना आप। आपको बता दें यहाँ पर कि आईसीएआर एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, आईसीएआर एसबीआई मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और एसबीआई का मतलब होता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, ये याद रखना। और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। अगला क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों, जो तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यूपीआई के जरिए अक्टूबर में लेन देन कितने प्रतिशत से बढ़ा है? तो कुल मिला के देखा जाए तो यूपीआई के जरिए अक्टूबर में लेन देन कितना बढ़ा है? 7.7%, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सिविल एयर एविएशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है कांसो। कांसो की मेजबानी की गई है गोवा के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बैकग्राउंड में आप गोवा की तस्वीर देख पा रहे होंगे। और कांसो का मतलब सिविल एयर एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एजेंसी ने BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इसको जो है डोम सिस्टम भी आप कह सकते हैं, जो कि इजराइल के द्वारा बनाया गया था। BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द चुना गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना गया है परमा क्राइसिस को। परमा क्राइसिस मतलब आप जान ही रहे हैं 2022 में तमाम ऐसी महामारियां आई, कुछ ऐसी बाधाएं आई जिसकी वजह से जीवन को रुकना पड़ा। तो इस टर्म को नाम दिया गया है परमा क्राइसिस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? कई बार फिक्की का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स क्या होता है बताओ? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 T20I मतलब T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं सूर्य कुमार यादव, SKY स्काई बन गए हैं T20I बल्लेबाज, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। और ये जो आंकड़ा है आपको पता ही है कि ICC T20 रैंकिंग में ये बात सामने आई है। और सूर्य कुमार यादव ने किसको पीछे छोड़ा है? पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। अगला क्वेश्चन है, 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI अर्बन मोबिलिटी इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी शहर है वहाँ पर जो ट्रैफिकिंग की व्यवस्था है, कैसे वहाँ पर जनता मूव करती है, वो जैसे कि मेट्रो वगैरह हो गया। तो UMI सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया कोच्चि केरल में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी के पास 2 मंत्रालय हैं, एक तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा है इनके पास कौन सा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है आर प्रज्ञानानंदा ने। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि PV नंदिधा का नाम, PV नंदिधा ने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीता। तो पुरुष वर्ग में आर प्रज्ञानानंदा और महिला वर्ग में PV नंदिता ने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और अब FIDE वर्ल्ड कप के लिए ये लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण इलाकों में रोजगार घटने की वजह से अक्टूबर में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने फीसदी पहुंच गई? तो फ्रेंड्स देखो, बात यहाँ पर हो रही है किसकी? गाँव में 7.77% की दर से जो बेरोजगारी बढ़ी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो डेटा है कौन जारी किया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI
ई के द्वारा यह डेटा जारी किया गया है। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा प्रदेश करेगा? यह एक साइकिलिंग मतलब जैसे होता है ना साइकिलिंग कंपटीशन है जिसको नाम दिया गया है ट्रैक एशिया कप 2022। इसका मेजबान कौन सा प्रदेश होगा? तो फ्रेंड्स देखो इसका आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें कुल 25 से अधिक देशों से लगभग 200 से ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धी होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है गंगा उत्सव नदी महोत्सव कब सेलिब्रेट किया गया? तो 4 नवंबर को। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, गंगा उत्सव नदी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपको बांसगढ़ राजस्थान में मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के एक आदेश को अधिसूचित किया है? यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक रहते हैं जैसे कि बौद्ध हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, तो उनको जो है नागरिकता दिया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो देख सकते हैं आप कि ये जो ट्रेन है लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और ये रिकॉर्ड बनाया गया है स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आपको बता दें कि इसमें कुल मिला के 100 कोच लगाए गए थे और इसमें कितने 4550 सीटें लगाई गई थी, याद रखना। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया। क्योंकि ये दुनिया में पहली बार मनाया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस ये मनाया गया था 3 नवंबर को। अच्छा 3 नवंबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि फ्रेंड्स 3 नवंबर सन 1971 में क्या हुआ था? 3 नवंबर सन 1971 में आपको बताना चाहेंगे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस 3 नवंबर को इसलिए मनाया गया क्योंकि 1971 में यूनेस्को ने मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कब? 1971 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बन गए हैं विशाल कपूर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बात हो रही है यहाँ पर EESL की, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? नई दिल्ली में। स्थापना की हुई थी 2009 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस उपन्यासकार को 2022 का एजुथाचन पुरस्कार देने के लिए चुना गया है? तो ये पुरस्कार मिलेगा किसको? ए सेतुमाधवन को। अच्छा एजुथाचन पुरस्कारम ये केरल का सबसे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, इसको याद रखना। इसमें 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो फ्रेंड्स परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स ये जारी किया गया किसके द्वारा? तो ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसमें टॉप पर केरल है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कौन सा है ये बताओ? तो देखो फ्रेंड्स तीसरे स्थान पर है पंजाब। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है हाल ही में 2022 AP7 अखबारों की चर्चा में रहा। AP7 क्या है? तो फ्रेंड्स AP7 एक क्षुद्र ग्रह है जिसकी अभी हाल ही में खोज की गई है। जैसा कि आप जानते हैं ये अगर सूर्य हो गया तो पहली कक्षा बुध की है, फिर बुध शुक्र, फिर इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। तो शुक्र और पृथ्वी के बीच में जो जगह है वहीं पर ये एस्ट्रॉयड उपस्थित है और ये पृथ्वी के लिए एक खतरा भी बन सकता है, यानी कि पृथ्वी से जाकर टकरा भी सकता है। तो ये जानकारी अभी मिली है और इस एस्ट्रॉयड को नाम दिया गया है 2022 AP7। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, काफ़ी आपने एंजॉय किया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसको आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। और देखो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च करके कनेक्ट हो सकते हैं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इस पर भी आप लोग विजिट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।